आज पढ़ने जा रहे हैं हम मुद्रा युद्ध के बारे में, करेंसी वॉर के बारे में। करेंसी वॉर, अच्छा, करेंसी वॉर को, मुद्रा युद्ध को समझने से पहले इसमें हमें समझना जरूरी है वो अवमूल्यन के बारे में। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन के बारे में। अवमूल्यन के बारे में जानना जरूरी है। अवमूल्यन क्या है ये पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है ये अवमूल्यन। फिर इसके प्रभाव की बात कर लेंगे। आखिर अवमूल्यन के क्या प्रभाव होते हैं। प्रभाव वो पहले ही बताया, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब निर्यात पर प्रभाव पड़ेंगे तो फिर आयात पर भी पड़ेंगे। आयात पर प्रभाव क्या होगा अवमूल्यन का, ये भी देख लेंगे। इसी में क्या है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव की भी बात कर लेंगे, और जब सकारात्मक पढ़ेंगे तो फिर नकारात्मक प्रभाव की भी बात करेंगे। नकारात्मक प्रभाव को भी पढ़ेंगे। तो अवमूल्यन के प्रभावों में हम निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, इन सब की बात करेंगे। नकारात्मक प्रभाव में हम एक पॉलिसी को पढ़ेंगे जिसका नाम है बेगर दाय नेवर पॉलिसी। बेगर दाय नेवर पॉलिसी। बेगर दाय नेवर पॉलिसी, इसका मतलब यह है कि मतलब ये मानते हैं जो पड़ोसी देश हैं कि हमको भिखारी समझ रखा है क्या, जैसे भिखारी को चिल्लर देते हैं, ठीक है, उसी नीति को बोलते हैं बेगर दाय नेवर पॉलिसी। और आगे जो है अवमूल्यन का निष्कर्ष देख लेंगे कि आखिर क्या निष्कर्ष निकालोगे आप अवमूल्यन से, और इसी निष्कर्ष को हम जो निष्कर्ष निकाल पाएंगे इसी में क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मुद्रा युद्ध क्या है, करेंसी वॉर क्या है। इसी को हम प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन में कहते हैं। अवमूल्यन, कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन भी कहते हैं। निष्कर्ष है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब मुद्रा युद्ध करेंसी वार को भी हम प्रतिस्पर्धा मूल्यन या कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो आखिर ये जो कुछ टर्म्स है इनके बारे में भी आज क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉलिसी है बेगर दाय नेवर पॉलिसी, आखिर ये क्या है, और फिर दूसरा कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन ये क्या है, और करेंसी वॉर तो हम पूरा पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि अवमूल्यन कैसे होता है, क्या होता है क्या चीज ये। तो भाई बताया था आपको कि प्रशासनिक निर्णयों द्वारा
विनिमय दर में की जाने वाली कटौती प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में किए जाने वाली कटौती, यही क्या है, अवमूल्यन होता है। क्या इसमें क्रेता और विक्रेताओं को मोलभाव करने का अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से विनिमय दर को निर्धारित करें? ऐसे में तो नहीं होता, ठीक है, ऐसे में नहीं होता, क्योंकि किसका हस्तक्षेप है, प्रशासनिक निकाय का। तो इसलिए प्रशासनिक निर्णयों द्वारा विनिमय दर में की जाने वाली कटौती, उसको क्या बोलेंगे, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। उदाहरण से ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 1 रुपया की अगर बात करें, वो $60 के बराबर है, मान लो, ठीक है नहीं, हम समझ रहे हैं, इसको समझने के तौर पे 1 रुपया $60 के अगर बराबर है, और क्या हुआ, डिवैल्यूएशन हो गया है, अवमूल्यन हो गया है, तो ऐसे में रुपये की कीमत बढ़ेगी या कम हो जाएगी डॉलर के मुकाबले? अवमूल्यन हुआ तो रुपये की कीमत बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। गला सूख रहा है आप लोगों का, बोल नहीं पा रहे। मान लीजिए कि अब क्या हुआ, $20 के बराबर हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, रुपये की कीमत बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। पहले क्या था, आप एक ही रुपये से कितने डॉलर हासिल कर रहे थे, $60। अब क्या है, आप 1 रुपये से कितने डॉलर मिल रहे हैं, सिर्फ आपको $20 मिल रहे हैं, ठीक है, $20 मिल रहे हैं। तो फिर आखिर अब देख लेते हैं कि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभावों की बात कर लेंगे, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें ये भी समझ लेंगे हम प्रभाव के बाद में कि आखिर फिर ये क्यों करते हैं, कोई देश क्यों अवमूल्यन की प्रक्रिया को अपनाता है, उसकी क्या वजह है, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब निर्यात पर हम प्रभाव की बात करेंगे, तो मैंने कल भी बताया था, ऐसे में मान लीजिए कि अब क्या है, आपने एक उदाहरण से समझ लेंगे कि आपने एक दुकान खोल रखी, मतलब सब्जी की आपकी दुकान है, आपने क्या है, अपनी सब्जी के दाम पहले बढ़े हुए थे, तो आपकी सब्जी पहले जो है कम बिक रही थी और आपने दाम कम कर दिए। तो ऐसे में सब्जी आपकी एक, आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने सिर्फ दाम कम कर दिए उसके, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आपने दाम कम कर दिए। पहले आप क्या है, सब्जी 60 रुपए किलो में बेच रहे थे, अब 20 रुपए किलो में बेचना शुरू कर दिया, तो अब क्या है, आपकी सब्जी ज्यादा बिकेगी या कम? ज्यादा बिकेगी। मतलब क्या है, आपका निर्यात बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका निर्यात बढ़ रहा है। तो क्या है, निर्यात के प्रभाव को देखते हुए अवमूल्यन के कारण निर्यात बढ़ता है। आपकी सब्जी ज्यादा बिकने लगी, हो सकता है कि कभी जब आपने दाम बढ़ा रखे थे तो 2-2, 3-3 दिन में बिकती थी सब्जी, बेकार हो जाती थी। अब क्या है, जैसे पता चला लोगों को कि आपने क्या है, दाम गिरा दिए हैं, सस्ती कीमत पर और बेहतरीन सब्जी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि लोग क्या बढ़ चढ़ के और ज्यादा खरीद लेंगे। यार कभी फिर बढ़ा दे, पागल टाइप का है तो बढ़ा सकता है, तो क्यों ना हम एक बार में स्टॉक कर लें। मान लीजिए आपने प्याज के दाम क्या है, गिरा दिए, तो लोग सोचेंगे यार अभी जो 60 रुपए किलो थी, 20 रुपए किलो, पहले ले लो भाई, कोई भरोसा नहीं है, बढ़ भी सकते हैं। ऐसे में क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपके सब्जी को खरीदेंगे, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी खरीदने की। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ निवेश करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो आय है, आपकी जो आय है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? आपकी आय, इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। जो भी आपका जो प्रोडक्ट था, जो घरेलू प्रोडक्ट था, वो सारा सप्लाई हो जा रहा है, निर्यात हो जा रहा है, ठीक है, बिक जा रहा है वो।
ऐसे में क्या है, आप अगर किसी से उधार लिए थे या लोन लिए थे और तब जाके आपने ये पूरा दुकान लगाई थी, स्टेबल किया था, तो जब आपका जो सामान है वो ज्यादा बिकने लगा तो जो आप घाटे में थे उससे उधार ली तो घाटा ही तो हुआ। तो क्या वो उधार कम होगा कि ये बढ़ जाएगा और कम होगा? इसका मतलब क्या है, आप घाटे से बाहर आ रहे हैं, तो घाटा बढ़ रहा है या घाटा कम हो रहा है? दो आवाज आई थी। घाटा कम कौन बता रहा है? घाटा कम कौन बता रहा है कि घाटा कम होगा? अच्छा, और घाटा बढ़ा हुआ कौन बता रहा है? बढ़ा हुआ कौन? और तो तुम किसमें हो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? किसमें? नील, नोटा, नील। अरे भाई घाटा आपका कम हो जाएगा कि नहीं? तो व्यापार घाटा क्या होता है ऐसे में? व्यापार घाटा कम हो जाता है, निर्यात बढ़ रहा है। आपका जो प्याज कभी जो है 2-3 दिन में बिकते थे, अब क्या है, आपको जितने प्याज थी एकदम लाइन लगाए पड़े हैं लोग, बिकती जा रही है। आपने क्या किया, सिर्फ आप मूल्यांकन कर लिया। बस उदाहरण से बता रहा हूं, इसी को आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में करेंसी के संबंध में, मुद्रा के संबंध में। आपने अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन कर दिया, तो अब क्या है, लोग यहाँ पर ज्यादा दौड़ रहे हैं, निर्यात ज्यादा करने लगे हैं कि भाई ठीक है अब तो ये मामला सस्ता हो गया। मान लीजिए कि पहले क्या है, एक अंग्रेज को जो है प्याज खरीदने के लिए अगर आपका रुपया महंगा था तो उसको डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे थे। अब क्या है, आपने कम कर दिया, वैल्यू कम कर दी, अब मूल्यांकन कर दिया, तो ऐसे में क्या है, उसको कम डॉलर देने पड़ेंगे। यही ना बात हुई। अब उसको यहाँ से वस्तु खरीदने के लिए कम डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेंगे आयात पर प्रभाव। हाँ, एक चीज और है, व्यापार घाटा, उसी में आप दूसरा भी टर्म लिख सकते हैं इसमें। तो अगर आपने वो लोन लिया था तो किसी खाते में आया था पैसा, ठीक है, खाते में आया था पैसा, आप उसको जमा भी कर रहे थे लोन को। अब चूंकि क्या है, प्रवृत्ति ये हो गई कि आपका माल सप्लाई होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया से बिक रहा है, सब कुछ ओके हो रहा है, तो ऐसे में क्या है, जो आपका चालू खाता है वो खाता घाटे में रहेगा या घाटे से उभरने लगेगा? चालू खाता, जो चालू खाता घाटा है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? चालू खाता घाटा कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है घाटे क्या है, कम हो जाएंगे। देखिए यही कंफ्यूजन होता है बच्चों के, घाटा लिख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि घाटा क्या है, बढ़ जाएगा, उल्टा बोल देते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो जहाँ घाटे की बात आ रही है, घाटा अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब आप बेहतर स्थिति में हो, बेकार स्थिति में हो। बेहतर स्थिति में आपका घाटा क्या है, कम हो गया, और घाटा बढ़ रहा है तो ऐसे में क्या है, बेकार स्थिति में हो। ठीक है, तो चालू खाता घाटा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लिए, समझ पाए। आयात पर प्रभाव की बात कर लेंगे कि आयात पर अवमूल्यन के क्या प्रभाव होते हैं। अब सोच के देखिए कि पहले आपका $1 $60 के बराबर था, अब $1 आपका $20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो विदेशों से खरीदारी करेंगे, विदेशों से मंगाएंगे, प्रवृत्ति कम हो जाएगी ना। आयात का मतलब यही तो कि आप मंगा रहे हैं, विदेशों से माल खरीद रहे हैं। पहले क्या था, आपको अगर विदेश से कोई माल खरीदना था तो अगर उसकी कीमत, मान लीजिए उसकी कीमत अगर वो $120 हो रही थी तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे थे? सिर्फ ₹2। ₹2 में आपको वो मिल जाती थी कि ₹2 दोगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। ये हो रहा था। अब क्या हुआ, अब ऐसे में क्या हुआ, ₹1 की कीमत किसके बराबर हो गई थी?
$20 की। अब इसका तो प्राइस फिक्स है भाई, ये तो $120 का है, ठीक है। अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब तो आपको कितने देने पड़ेंगे भाई? 6 रुपया देना पड़ेगा, यही ना बात हुई। अब आपको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो यार पहले बढ़िया थे भाई, $2 में हम $120 मिल रहे थे हमको, अब 6 रुपया देना पड़ रहा है तब जाके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, आप जो है विदेश से कोई भी वस्तु मंगाएंगे, सामान खरीदेंगे, उसमें क्या है, कटौती करेंगे, ठीक है, उसमें कटौती करेंगे। तो आयात ऐसे में क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कितने लोग बता रहे बढ़ जाएगा? तो कम होगा ना भाई, आयात कम हो जाएगा, आयात कम हो रहा, ठीक है। आयात कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप इस नजरिए से देखेंगे कि अब क्या, पहले क्या था, लोग $2 खर्च कर रहे थे, $120 की वो वस्तु खरीद रहे थे। ऐसे में क्या होगा, कहने का मतलब आम भाषा में समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ गई, ये तो मतलब हुआ महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ने में लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं या एक जो है बचत की प्रवृत्ति अपना लेते हैं कि यार कम खरीदेंगे भाई, सीमित हो जाएंगे, ठीक है, सीमित हो जाते हैं। ऐसे में क्या लोग सोचते हैं कि बचा लो, जैसे प्याज महंगी हो जाती है अपने यहाँ, तो पहले क्या है, जब प्याज सस्ती होती है तो लोग हर चीज में प्याज दबा के जो है सलाद भी प्याज का खा रहे हैं, और जब महंगी हो जाती है तो घर वाले से बोल देते हैं कि ना, छूना नहीं प्याज बिल्कुल भी, एक प्याज से 8 दिन तक सब्जी छोको, तड़का लगाओ, ठीक है। यही तो है कि मतलब प्रवृत्ति बढ़ गई है बचत की, वो तो बैलेंस रखना है, क्यों, व्यापार घाटा हमें बैलेंस रखना। ऐसे में क्या है भाई, व्यापार घाटे की अगर बात करें, आपने क्या है, प्रवृत्ति बचत की बढ़ा ली, आयात कम हो गया, तो व्यापार घाटे में वृद्धि होगी या कमी आएगी? आपने अपनी सेविंग करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में घाटा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम ही हो जाएगा ना। व्यापार घाटा, और जब व्यापार घाटा कम है तो भाई चालू खाता घाटा क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। ओवरऑल घाटे क्या हो जाएंगे, जितने भी घाटे हैं वो सब कम हो जाएंगे। आप मतलब बेहतर स्थिति में आ रहे हो या फिर बेकार स्थिति में जा रहे हो? बेकार स्थिति कौन बोला बे, बेहतर स्थिति ना। चालू खाता घाटा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अवमूल्यन के निर्यात पर प्रभाव देख ली, आयात पर देख ली कि आखिर आयात पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब देख लेंगे सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो वही आप आयात और निर्यात के जो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लगते हैं, उन्हीं एस्पेक्ट को आप लिख सकते हैं, वही लिखने होंगे। क्यों, तो वही चीज तो जैसे बात करें कि चालू खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालू खाते पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो घाटा कम हो रहा था, यही ना, घाटा कम हो रहा था। अच्छे प्रभाव में यही तो होगा, आपका घाटा कम हो रहा है, नहीं भाई, अच्छे प्रभाव में क्या होगा, ये सकारात्मक प्रभाव तो है कि आपका घाटा कम हो रहा है, और अधिशेष आपका क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, मतलब बचत जो होगी। अब अधिशेष मैंने पहले ही बताया था, देख तो अधिशेष क्या होगा, बढ़ेगा, अधिशेष बढ़ जाएगा, ऐसे में अधिशेष बढ़ जाएगा। अब ऐसे में सोचिए
कि आपको पहले ही मैंने बताया था, जो बाह्य कारोबारी उधार है ईसीवी है, बाह्य कारोबारी उधार। तो जो बाह्य कारोबारी उधार है, उस उधार को लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी या वृद्धि हो सकती है? उधार लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी या वृद्धि हो सकती है? भाई आपने क्या है, आपका व्यापार घाटा कम हो रहा है, ठीक है, आप मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो उसकी प्रवृत्ति में कमी आएगी या बढ़ जाएगा? कितने लोग बता रहे हैं कि कमी आएगी? अच्छा, चलो दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए इसको, अभी ठीक से आप मुझे लग रहा है समझ नहीं पाए। जैसे बाह्य कारोबारी उधार है, ठीक है, आपने उधार लिया किसी से, ठीक, तो अब आपका क्या हुआ, आपने अवमूल्यन किया, ठीक है, आपने अवमूल्यन किया, तो जो उसका उधार था आपको चुकाना तो है। पहले आप क्या है, 1 रुपया दे करके $60 चुका रहे थे, अब आपको वो जो उधार लिया हुआ था, अब उसकी तुलना में आपको रुपया ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा ना, रुपया ज्यादा खर्च होगा आपका, नहीं, मतलब आपके रुपये की राशि क्या होगी, बढ़ जाएगी कि नहीं? पहले आप 1 रुपया दे करके $60 चुका दे रहे थे, $60 खत्म, उधार खत्म। अब क्या है, आपको 1 रुपया दे रहे हैं, तब जाके सिर्फ $20 जो है खत्म हो रहा है। ऐसे में क्या है, अगर हम बाह्य कारोबारी उधार की बात करें तो इसमें रुपये की राशि बढ़ती है कम होती है? रुपये की राशि बढ़ जाएगी ना, अंदर समझना, मैं रुपये की कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपये की कीमत तो कम है, मैं रुपये की राशि की बात कर रहा हूँ, मतलब कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। भाई आप पहले 1 रुपया दे रहे थे और $60 का भुगतान आप कर पा रहे थे, अब 1 रुपया देने के बावजूद भी आप किसका, सिर्फ 20 का, 1/3 ही लोन आपका खत्म हो रहा है, 1/3 ही ऋण आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जो उधार है, जब इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्या है, और ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, तो ऐसे में उधार क्या है, लोग उधार लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? बोलो। अरे आप बढ़ा दोगे, जैसे भाई मान लीजिए आपने देखा है कि प्रशासनिक निर्णय द्वारा मूल्यन हो रहा है, विनिमय दर में कटौती की गई, उधार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि जब हमारा अवमूल्यन ना हो, मुद्रा की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, तो पहले 1 रुपया $60 के बराबर था, 1 रुपया $20 पे हो गया, हो सकता है कि 1 रुपया $70 के बराबर हो जाए, 1 रुपया $70 के बराबर हो जाए, तो हो सकता है, संभावित है, ठीक है, हम व्यक्ति के मन की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब ऐसा पॉसिबल ही है, हम संभावित तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो हो सकता है। ऐसे में क्या है कि लोग सोचे क्या, चलो ठीक है ले लो उधार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उधार ले लेंगे तो चुका भी देंगे। अभी क्या है, $20 देना पड़ रहा है, $60 भी था, क्योंकि ये प्रशासनिक निर्णय द्वारा की गई विनिमय, क्योंकि आम नागरिक को नहीं पता होता कि ये रुपया क्यों डाउन हो रहा है, रुपये की कीमत क्यों बढ़ रही है, रुपये का ग्राफ क्यों ऊपर जा रहा है और रुपये का ग्राफ क्यों नीचे जा रहा है, ये आम नागरिक की समझ से बाहर है। इसको कौन खेलता है खेल को? बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ठीक है। तो बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस जो हैं उनको कौन सा अपनी जेब से देना पड़ा भाई? ऐसे में क्या है, अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 20 हो जाए, 10 हो जाए या 5 हो जाए, उनकी प्रवृत्ति में, उधार लेने की प्रवृत्ति में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक इसको भी आप लिख सकते हैं, मान सकते हैं, नहीं अगर लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब बात कर लेंगे
नकारात्मक प्रभाव की, नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी जो एक पॉलिसी दी गई है बेगर दाई नेवर पॉलिसी, इसके बारे में बात कर लेंगे। ऐसे में क्या है, नकारात्मक प्रभाव की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझेंगे तो आसानी से समझ पाओगे। मान लीजिए आपने जो है अपनी जो सब्जियां थी उसके दाम में गिरावट कर दी थी, ठीक है, उसके दाम में गिरावट कर दी थी और गिरावट इतनी कर दी आपके जो पड़ोसी है, पड़ोसी दुकानदार है, उसने जो है रेट चला रखा था 40 का, 40 रुपए किलो का, आपने 20 रुपए किलो कर दी। आपने क्या कर दी, 20 रुपए किलो कर दी। 60 बेच रहे थे आप और आपने 20 रुपए किलो कर दी, समझे। और आपका पड़ोसी पूरी मार्केट जो है वो 40 पे टिकी थी। ऐसे में क्या है, आपके पड़ोसी या वो पूरी मार्केट के जो विक्रेता लोग हैं वो सब आपसे नाराज हो जाएंगे, नहीं आपसे नाराज हो जाएंगे, क्या है तो नौटंकीबाज है, ये तो अपने मुद्रा का क्या कर रहा है, अवमूल्यन कर दे रहा है ये जानबूझ करके। तो ये थोड़ी ना होगा ऐसे, भाई उसमें क्या है कि अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्यों, क्योंकि ताकि ये इसका जो भी माल था वो सारा बिक जाए, ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। तो अब इसी उदाहरण को हम इकोनॉमी के सेंस में पढ़ेंगे, बेगर दाई नेवर पॉलिसी के सेंस में पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पड़ोसी देश हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ये देश क्या है, अपने सुख के लिए, ये देश अपने सुख के लिए मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। इसी को बोलते हैं बेगर दाई नेवर पॉलिसी, कि कोई देश अपने सुख के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसी को बोलते हैं बेगर दाई नेवर पॉलिसी। अपने सुख के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है या करने की प्रवृत्ति को नेवर दाई बेगर दाई नेवर पॉलिसी कहते हैं। ये कौन आरोप लगाते हैं, पड़ोसी देश, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, पड़ोसी देश बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे या फिर उनमें खटास आनी शुरू हो जाएगी, खटास आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में क्या है, इन संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि इसी चीज को देखते हुए मान लीजिए इंडिया में ने जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, फिर हमारा पड़ोसी देश जो है अपनी मुद्रा का, चाहे वो चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या फिर दुनिया के और भी देशों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब देश भी क्या है, देखा देखी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू कर दे। चाहे वो इंग्लैंड हो, देखा देखी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू कर दे, मतलब होड़ लग जाए किस चीज की, वो मुद्रा का अवमूल्यन करने की एक प्रतिस्पर्धा हो जाए मुद्रा के अवमूल्यन की, और इसी प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन। समझे कि नहीं। जब एक देश की देखा देखी या होड़ करने लगे मुद्रा के अवमूल्यन को करने के लिए अन्य देश, उनमें प्रतिस्पर्धा लग जाए कि हम भी मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, तो इसी प्रवृत्ति को बोलते हैं प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 रुपए किलो सब्जी का रेट रख दिया, तो आपकी तो बिक रही बढ़िया, मौज आ रही है, सारे बिक रही है, लेके आ रहे बिक रही। ऐसे में क्या है, आप देखा देख सब लोग कहने गए 20 रुपए किलो बेचो भाई, 20 को ही बेचो सब, 20 को बेचो सब। तो ऐसे में क्या है, देखिए
मान लीजिए कि वो भी बात कर लेंगे, एक फ्लोर रेट भी तय कर लो। मान लीजिए जो आपको मंडी से मिला वो 18 है, 18 रुपया है, उदाहरण से समझ लेते हैं 18 रुपया, तो इसमें भी आप 2 रुपये बचा रहे हो ना, और पहले आप दाम लगा रखे थे 60 का, तो पहले आप 42 रुपये बचा रहे थे, तब तो घाटा हो रहा ना। मगर क्या है, आपको अवमूल्यन करना पड़ा कि ताकि मेरा निर्यात बढ़ जाए, क्योंकि मेरी सब्जी बेकार हो रही थी, मेरी फसल, मेरी सब्जियां बेकार हो रही थी, मेरे उत्पाद बेकार हो रहे थे, इसलिए मैंने अवमूल्यन किया। अब दूसरे लोगों ने कहा कि अच्छे बेटा 20 रुपए किलो बेच रहे, तब बिक रही ना तुम्हारी, अब हम भी 20 रुपए किलो बेचेंगे। होड़ लग गई सब में, प्रतिस्पर्धा हो गई अवमूल्यन करने की। तो ऐसे में क्या है, जब सभी देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, उनमें होड़ लग जाएगी, एक दूसरे की देखा देखी करेंगे, तो इसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को अवमूल्यन की प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन समझ में आया, ठीक है। इसी प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को हम करेंसी वॉर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक करेंसी दूसरी करेंसी की आमने सामने आ गई है, होड़ लग गई है कि कौन किसकी मुद्रा को, कौन कितनी अपनी मुद्रा को गिरा सकता है, एक दूसरे की देखा देखी होड़ लग गई है, वॉर शुरू हो गया है, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इसी को बोला जाता है मुद्रा युद्ध, करेंसी वार। क्लियर हो गया? तो नकारात्मक प्रभाव तो ये है कि भाई ऐसे में जब सारे देश क्या है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू कर देंगे, तो इन सभी देशों को फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? सामान्यतः नुकसान ही होना है। पहले क्या है, आप 42 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, एक फ्लोर रेट से, अब क्या है आप सिर्फ 2 ही रुपया कमा रहे हो। तो ओवरऑल सामान्यतः इस पूरी प्रक्रिया में, मुद्रा युद्ध की प्रक्रिया में या प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन की प्रक्रिया में सभी देशों को नुकसान होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार तेजी से रिवीजन कर लें। मतलब नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर जैसे अगर आप 100 रुपया भारत में, कोई भी जो कि भारत, तो सर उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा, सर उसका कीमत घट जाएगी। आप विदेश में मान लीजिए आप घूमने के लिए गए, ठीक है, विदेश में आप घूमने के लिए गए, विदेश में क्या, अमेरिका में आप घूमने के लिए गए, ठीक है, एक निश्चित कंट्री को देख लीजिए, अमेरिका में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपने मान लिया आपके पास आप 1000 रुपया लेके गए। क्यों? आपने एक पूरा आंकड़ा लगा लिया कि अगर मैं 1000 रुपये लेके जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का मतलब वहां के कितने डॉलर में हो जाएगा, वो 60,000 में हो जाएगा, तो 60,000 पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके 1 रुपये की वैल्यू कितने डॉलर के बराबर होगी, 60 डॉलर की। इसका मतलब आपका रुपये ठीक ठाक है। अब वही क्या है, पता चला कि आपने अवमूल्यन कर दिया अपने रुपए का, मतलब रुपए की कीमत जो है, ये कीमत ही तो हुई, आपके मन में चला कि रुपया, रुपये की तो खुद ही कीमत है। तो जो कीमत, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, आप उसकी कीमत कैसे लगाएं, उसके गुणों को देख करके ना, कि भाई उसके गुण हैं, उसमें अच्छे गुण हैं, तो मतलब हाँ बेहतरीन है। जैसे मान लीजिए एक आम व्यक्ति और खास व्यक्ति में ही तो अंतर होता। अभी आप आम नागरिक हैं और जैसे ही आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, खास हो जाएंगे। तो फिर बेटा अभी तक तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सोच रहे थे, अब आप क्या है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सोचोगे, मानवता के लिए सोचोगे। तो पहले आप जुड़े हुए थे सिर्फ अपने तक, अपने परिवार तक, अब आप जो है खुद के नहीं रहे, आप पूरे समाज के हो गए, पूरे देश के हो गए, पूरी दुनिया के हो गए, पूरी मानवता के हो गए। इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी कीमत बढ़ गई। इसी तरह से रुपये का भी यही स्थिति है कि पहले क्या है, 1 रुपया देकर के आपको 60 डॉलर मिल जा रहे थे, अब इस रुपये की कीमत डाउन हो गई, रुपये की कीमत पहुंच गई 20 पर, रुपये की कीमत हो गई 20 डॉलर के।
तो अब बताइए, आप पहले 1000 रुपये ही लेके गए थे घूमने के लिए और आपके बन जा रहे थे वो $60,000। अब जब क्या है अवमूल्यन हो गया तो आप कि सिर्फ 1 रुपये वो 1000 रुपये से कितने डॉलर बन पा रहे हैं? मात्र 20,000, मात्र 20,000 बन पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है आपको रुपया और ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, मुद्रा की भी अपनी कीमत होती है, वैल्यू होती है मुद्रा की। मुद्रा की भी क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे अवमूल्यन की बात करें तो थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं होगा तो इंग्लिश में लिखा करो, डिवैल्यूएशन मतलब कीमत में कटौती, वैल्यू मतलब कीमत। ठीक है, कीमत में क्या कर दिया आपने? कटौती कर दी, डिवैल्यूएशन कर दिया। ठीक, तो यही तो लिखा है। इसमें क्या ध्यान रखना है? प्रशासनिक निर्णय द्वारा, इसका मतलब क्या है कि एक जो नियंत्रण रखते थे, निगरानी करते थे, प्रबंधन करती थी, इस मुद्रा के पूरे कार्य को देखती थी, उस प्रशासनिक निकाय द्वारा, उसके निर्णयों द्वारा क्या किया गया? विनिमय दर में, एक्सचेंज रेट में कटौती की गई, एक्सचेंज रेट में कटौती की गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूझबूझ करके ये काम किया गया, सोच समझ के किया गया, कोई ऐसे नहीं कि अनजाने में किया गया हो। ठीक है, तो जब ऐसे प्रशासनिक निर्णय द्वारा काम किया जाता है, मतलब विनिमय दर में कटौती की जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? अवमूल्यन कहते हैं। निर्यात में क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात बढ़ जाएगा, व्यापार घाटा कम हो जाएगा, चालू खाता घाटा कम हो जाएगा। मतलब घाटे कितने हो जाएंगे? सब कम हो जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात मतलब अपने देश से आप क्या है दूसरे देश में माल सप्लाई कर रहे हैं। आयात क्या है? आयात सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, व्यापार घाटा तो ऐसे में क्या होगा? वो कम ही रहेगा, घाटे यहाँ क्या है? कम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सकारात्मक प्रभाव में क्या है कि आपके घाटे कम हो रहे हैं और अधिशेष बढ़ रहा है, मतलब बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ी जा रही है, घाटे कम हो रहे हैं। नकारात्मक में आपने देखा कि पॉलिसी को भी देख लिया, ऐसे में क्या है? बेगर जाए नेवर पॉलिसी का आरोप लग जाता है उस देश पे जो देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। तो पड़ोसी देश क्या बोलते हैं उस देश के बारे में कि भाई ये तो क्या है, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। जैसे उदाहरण से मैंने बताया था कि सब्जी वाले ने अपने रेट सब्जी के गिरा दिए और दूसरे की सब्जी नहीं बिक रही, फिर उसी की बिक रही है, तो अपना सुख देख रहा है सर। ठीक है, ऐसे में क्या है, एक होड़ अगर लग जाती है मुद्रा के अवमूल्यन करने की, दुनिया के सभी देशों में अगर ऐसी होड़ लग जाती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हम भी मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, फिर हमारी मुद्रा या हमारे यहाँ भी क्या है, निर्यात बढ़ेगा। अगर ऐसी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति सामने आती है अवमूल्यन की, इसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन, या इसी का दूसरा नाम है करेंसी वॉर, मुद्रा युद्ध। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें कि फिर भारत ने क्या कभी ऐसा किया है? क्या भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन हाँ किया है। तो देख लें कब कब किया है अवमूल्यन, यार लिख कोई दिक्कत नहीं, कब कब किया है ये देख लें। तो भारत ने सबसे पहले अवमूल्यन जो किया था, जो पहला अवमूल्यन हुआ था तो वर्ष 1949 को हुआ था, 1949 को फर्स्ट डिवैल्यूएशन, पहला अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 को। आप लिख लेंगे 1949 डैश मार के पहला अवमूल्यन। ठीक है, दूसरा अवमूल्यन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था। तीसरा अवमूल्यन जो हुआ था वो 1 जुलाई 1991 को हुआ था, 1 जुलाई 1991। और चौथा अवमूल्यन हुआ था ठीक इसके 2 दिन बाद, 3 जुलाई 1991। 2 दिन के अंदर हो गया था, 3 जुलाई 1991। तो ओवरऑल भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया? 4 बार किया। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, आप देख रहे थे कि नकारात्मक प्रभावों में भी आपके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हो रहे हैं? खटास में आ रहे हैं।
बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो आखिर अगर आपको जरूरत है वास्तव में, भाई क्या ऐसी जरूरत नहीं हो सकती? क्या आपकी सब्जी सड़ रही थी, उससे तो बेहतर है कि रेट कम कर दीजिए जी। तो क्या एक देश को अवमूल्यन की भी आवश्यकता पड़ सकती है? निष्कर्ष के तौर पर अगर आप देखोगे, क्या पड़ सकती है? हाँ बिल्कुल पड़ सकती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने अगर कर दिया अवमूल्यन तो आप पे एक कलंक लग जाएगा, वो कलंक क्या है? बेगरदार नेवर पॉलिसी, कि भाई अपने सुख के लिए क्या है ये, या रेट गिरा दे रहा है, अवमूल्यन कर दे रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक बिंदु आप ये ले सकते हैं कि सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और सुझावों में आप क्या लिख सकते हैं कि देखिए, सिर्फ हमें जो है अपने देश का ही हित नहीं देखना चाहिए। अगर हमारे में वाकई ऐसी समस्या है कि निर्यात हमारा कम हो रहा है, उसको बढ़ाना है, घाटा हमारा बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, अगर कुल मिला के हमें मुद्रा का अवमूल्यन करना है, तो सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे उम्मीद लगाए हैं, इसका मतलब क्या है भाई? जैसे हम मान लीजिए अमेरिकी डॉलर अब वर्तमान की स्थिति $77 जो है, $77 कीमत चल रही है ने? तो वो रुपये की $1 किसके बराबर हो गया? $77 जो करंट में चल रहा है, इतना चल रहा है लगभग। तो मान लीजिए कि अमेरिका ने अपनी जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन कर दिया, डेवैल्यूएशन कर दिया, उसका डेवैल्यूएशन कर दिया। तो ऐसे में क्या है, लोग जो इंडियंस हैं जो वहां पैसा कमा रहे थे, तो वो कहेंगे यार यहाँ से अच्छा तो अपना अमेरिका से अच्छा तो जो इससे ज्यादा बेहतर मुद्रा दे रहा है, जो प्राइस देगा उसके यहाँ काम ना करेंगे। सऊदी अरब अच्छा रियाल अगर दे रहा है तो उसके यहाँ काम करेंगे, उसके यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, नाराजगी तो बढ़ना स्वाभाविक है, इल्जाम लग जाता है बेगरदार नेवर पॉलिसी का। तो क्यों ना हम अपने पड़ोसी देशों से या खुले मंच पर पे आकर के सबके सामने बात रखें कि भाई देखिए हमारे सामने समस्या है कि हमारे यहाँ निर्यात कम है, निर्यात को बढ़ाना है, हमारा घाटा ज्यादा है, इस घाटे को हमें कम करना है। आप जैसे आपको अगर अपनी सब्जी के दाम कम करने हैं तो आप सबसे बोल सकते हैं कि भाई देखो मैं ये करने जा रहा हूं, अगर किसी को ऐतराज हो तो वो पहले बता दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी सब्जी क्या है, यहाँ बेकार हो रही थी, सड़ रही थी, तो उससे तो बेहतर ये है कि मैं कम दाम पर बेच दूं। तो ऐसे में क्या है, लोग हो सकता है कि आपस में एक वार्ता कर लें कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तेरा सहयोग करेंगे कि इतने दाम ना गिरा, जो भी वो एक बात होगी, हो सकता है कि इतने दाम ना गिरा, या हो सकता है कि ऐसे कि हम जो है जो हमारे पास ज्यादा कस्टमर आते हैं कि हम आपसे कह देंगे, उन कस्टमर से कह देंगे कि भाई अगर आपको जो है सस्ते में सब्जी चाहिए तो आप उसके बाद चले जाइए। इसमें क्या है, एक आम सहमति हो रही है। मतलब क्या है, एक मानवता आ रहा है कि दया भाव आ रहा है, यार चलो थोड़ा इसकी बिक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कि ठीक है आप इतना कर लीजिए, आप 60 ना कीजिए, हम अगर 60 बेच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर 60 में हमसे कोई ले लेगा तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो आप उसको 50 में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम कुछ तो सस्ता हो जाएगा, उसका क्या है, निर्यात बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या है, जो आप पर ये कलंक लगने वाला था वो तो नहीं लगेगा, कम से कम वो बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसके हैं कि हाँ वास्तव में चलो इसकी मजबूरी है जो उसने ऐसा किया। तो सुझाव के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें मुद्रा के अवमूल्यन करने से पहले अपने पड़ोसी देशों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। क्लियर है? अपने पड़ोसी देशों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। तो ओवरऑल मुद्रा युद्ध, करेंसी वार समझ में आ गया, करेंसी वार समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए आप एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन। मुद्रा युद्ध, मुद्रा युद्ध से पड़ोसी देशों के साथ, मुद्रा युद्ध से पड़ोसी देशों के साथ एक देश के आंतरिक संबंधों पर, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, एक देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं,
चर्चा कीजिए। तो अब देखिए हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख लिया। हम तो पढ़ रहे थे इकोनॉमी, अब पहुंच गया किसमें, वो IR। यही खेल है यूपीएससी का। इसमें आपको बताना है कि मुद्रा युद्ध के प्रभाव बताने हैं कि मुद्रा युद्ध से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं एक देश के और दूसरे अपना पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। ठीक है, तो आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताए, अभी पूछ सकता है, बता दिया जाएगा, या पूछ लूं मैं आपसे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।